आजादी के 75वें साल में अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला बजट आज पेश किया गया। अपनी सरकार के इस दावे का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बताया, जबकि कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10वें बजट को जीरो करार दिया। क्या रही इस बजट की खास बातें, आइए आपको बताते हैं। Zero cash assistance, zero for those who lost their jobs, zero for those who are looking for jobs, zero for MSMEs, zero for those who are suffering from malnutrition and hunger, zero for those who suffer from inflation. So 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 can only be a zero sum. दापयित्वा करम धर्म्यम राष्ट्रम नित्यम यथा विधि अशेष न कल्पयेद राजा योगक्षेमान तंद्रितः। अर्थात किसी राष्ट्र का राजधर्म किसी भी विधि से जनता का कुशल क्षेम और कल्याण ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने महाभारत के श्लोक का जिक्र अपने बजट भाषण के दौरान किया। राजधर्म की याद दिलाते इस श्लोक में कर्तव्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि लोगों की बेहतरी ही राजा का परम कर्तव्य है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मिडिल क्लास यानी कि नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स में राहत देने का ऐसा कोई भी ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में नहीं किया। वित्त मंत्री के आम बजट से देश के वेतन और पेंशन पाने वाले लोगों को निराशा ही हाथ लगी। हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स पर आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जितना इनकम टैक्स पहले कटता था, आगे भी इसी तरह से टैक्स में कटौती होती रहेगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आज का बजट 2022-2023 के लिए कोई भी नई योजना आयकर के हिसाब से मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए नहीं दी गई। इससे मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग थोड़ा निराश में है और उसके लिए हम फिर से वित्त मंत्री को पत्र लिखकर वार्तालाप करके प्रयास करेंगे कि वो इस पर पुनर्विचार करते हुए कुछ सुविधा व्यापारी और मध्यम वर्ग को दें। वित्त मंत्री द्वारा 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया, उसमें वेतन पाने वाले लोगों को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। महंगाई और कोरोना संकट से जूझ रहे सीनियर सिटीजन्स को भी बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट और टैक्स में कोई लाभ नहीं दिया गया। इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव न होने से वेतन और पेंशन पाने वाले टैक्स पेयर को कुछ लाभ नहीं हुआ है। जबकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त करदाताओं से कुछ भूल हो जाती है तो उसमें सुधार के लिए सरकार ने अब अनुमति दे दी है। मध्यम वर्ग को राहत न पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के कदम को कांग्रेस ने विश्वासघात करार दिया। Today's budget speech was the most capitalist speech ever read by a finance minister. The FM has mastered the jargon of capitalist economics. Read her speech again. Count the number of times she used the words digital, portal, IT-based, paperless, database, ecosystem, global, Atmanirbhar. The word poor occurs only twice in paragraph 6, and we thank the FM for remembering that there are poor people in this country. क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार से लगातार तमाम सवाल पूछे जा रहे थे। आज इन सारे सवालों का जवाब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से हो रही कमाई पर टैक्स लगाकर दे दिया। इसके साथ ही सरकार ने अपनी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल रुपी का भी ऐलान किया। वही मोदी सरकार ने बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए कहा कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल रुपी को पेश करेगा। इसे भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी कहा जा सकता है। निर्मला सीतारमन ने बताया कि इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम काफी सस्ता हो जाएगा। तो वही बिटकॉइन पर अभी बैन लगाने की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन इस पर अब जमकर टैक्स देना होगा। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो निवेशकों को बजट में बड़ा झटका तब लगा जब वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स का ऐलान किया गया। इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस भी देना होगा। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency
will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. बजट 2022 से उम्मीद लगाए बैठे किसानों के लिए उनके खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर करने का ऐलान भी किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पहले चरण में गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने, सिंचाई के लिए 5 नदियों को जोड़ने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं के विकास और डिजिटल युग में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने समेत देश में 5G टेक्नोलॉजी की भी घोषणा की गई। कोविड के कारण शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार 200 ई विद्या चैनल खोलेगी, जिसमें पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ाने के साथ ही रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के तहत यह प्रोग्राम चलाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा 2022 में ई पासपोर्ट सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। साथ ही सरकार ने अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है। इन सब के बीच राजस्व घाटा अब भी देश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी का 4.5% तक पहुंचने की बात कही गई है, जबकि 2022-23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। 2021-22 में संशोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है। राजस्व घाटे की स्थिति तब बनती है जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए, तब सरकार को लोन लेना पड़ता है। यह बिल्कुल हमारे घर के बजट की ही तरह है। बजट 2022 से राहत की उम्मीद लगाए बैठे आम आदमी को सीधे तौर पर तो कोई राहत नहीं मिली, लेकिन सरकार का यह दावा है कि यह बजट आजादी के 100 साल पूरे होने पर अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला बजट है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।